एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सवाल खुद से आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। पहली बात तो कौन थे नीचा? फ्रेडरिक नीचा कौन थे और क्या वो नाहिलिस्ट थे? एक बहुत बड़ा सवाल जिसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करी जाती है इस सवाल को लेके कि भैया वो नाहिलिस्ट थे कि नहीं थे। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? तुमको उनकी जो भी तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे तुमको क्या समझ में आता है? तो जो जैसा समझ में आता है आज हम एक पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे कि वह नाहिलिस्ट थे तो किस प्रकार के थे, नहीं थे, नहीं में किस प्रकार के थे। तो इस लेक्चर में बढ़ने से पहले तुमको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा भैया। देखो, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी क्योंकि नीचे का लेक्चर है तो नीचे के पुराने लेक्चर्स देखो मेरे जितने बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। नाहिलिज्म के ऊपर लेक्चर्स हैं, वो देखो, तब ये लेक्चर और बेहतर समझ में आएगा। थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ी दिक्कत लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करते हुए। और हाँ, ई बुक अगर पढ़नी है, मेरी पहली ई बुक रिलीज़ हो चुकी है। ई बुक क्या है? ऐसे टाइप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पे जा जाके एक एक लिंक देखो जब भी टाइम मिले। सबसे पहला सवाल, वॉज फ्रेडरिक नीचा नाहिलिस्ट? सवाल बहुत बड़ा, क्या वो नाहिलिस्ट थे? अब एक गूगल की डेफिनेशन लेते हैं और गूगल पे जो चीज़ें रैंक करके आती हैं वो होती हैं जो बेस्ट रिसर्च पेपर्स या बेस्ट आर्टिकल्स, बेस्ट ब्लॉग्स को सबसे ज़्यादा जो लोग पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो चीज़ ऊपर में क्वेरीज में शो करती है। तो उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से नीचा जो थे, ही बिलीव दैट देर इज नो लॉन्गर एनी मीनिंग एंड स्ट्रक्चर टू सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। ये नीचा का बिलीफ सिस्टम था। दो तीन चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई है और नीचा को बहुत बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है इस वजह से। और इन लेक्चर्स में मैं बार बार ये चीज़ एम्फेसाइज करता हूँ जो कि है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नीचन वैल्यूज़। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ही वॉज अ नाहिलिस्ट। सीधा लोग कहते हैं ही वॉज अ नाहिलिस्ट। पहली बात तो तुम पुराने लेक्चर्स देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि नाहिलिज्म इज़ नॉट अ परमानेंट स्टेट, इट्स नॉट अ परमानेंट स्कूल ऑफ थॉट कि मैं नाहिलिस्ट हूँ, ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हुए अगर पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ी, ये प्लेग्राउंड पे बच्चे, जानवर ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो हो सकता है। तो उसमें एक्टिव नाहिलिज्म, पैसिव नाहिलिज्म में हम घुस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक साथ हो गई, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजन। रिलीजन और एक और कोई शब्द है, ठीक है, और मॉरल, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। हम आगे बात करेंगे कैसे। अब क्या है, नीचा उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने इसको एक फिनोमिना कहा, नाहिलिज्म को एक फिनोमिना कहा। फिनोमिनन, कि एक फिनोमिना है। फिनोमिना वो चीज़ होती है जो बहुत मास और बहुत बड़े लेवल पे किसी भी चीज़ को इफेक्ट करती है, किसी भी कल्चर को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट को इफेक्ट करती है, वो होता है एक फिनोमिना। और बहुत रैडिकल, बहुत क्रांतिकारी वाला, क्रांति लाने वाला वो चेंज होता है, तो होता है फिनोमिना। जैसे कि मेटालिका वॉज अ फिनोमिना इन द 1980s। जिनको हैवी मेटल, ठीक है, डार्क मेटल सुनने में इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि 1980s, 1990s, 2000s में मेटालिका वॉज अ फिनोमिना। उसने चेंज कर दिया म्यूजिक को पूरी तरीके से। तो नीचा कॉल्ड नाहिलिज्म ऑफ फिनोमिना। अब जानते हैं आगे कि मैं तुमको, देखो यार, ये तो यहाँ बताने नहीं वाला नाहिलिज्म क्या है, सबको पता है, देयर इज नो मीनिंग टू लाइफ, लेकिन और डेप्थ में है क्यों ये बोला जाता है, ठीक है। जब बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, माइक्रो मैक्रो बिलीफ सिस्टम, ये इसका ओवरव्यू है। अब इन शब्दों को डिसाइफर करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी तरफ से, इन शब्दों को डिसाइफर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजी, मतलब 1 2 3 4 के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे मॉरल्स। डेथ ऑफ गॉड हुई, गॉड इज डेड, डेथ ऑफ गॉड, मॉरल्स खत्म हो गए। जब तक गॉड रहेगा इंसान अपनी जिम्मेवारी नहीं लेने वाला, जिम्मेवारी थोपता रहेगा भगवान पे, गॉड पे। तुम एक स्लेव मोरालिटी के अंडर रहोगे क्योंकि गॉड को एपिटोम माना जाता है। अगर तुम गॉड को एक, समझ लो एपेक्स प्रेडेटर है, उसको रिमूव कर दोगे इक्वेशन से तो सिर्फ इंसान बचेगा, गॉड खत्म है, इंसान बचेगा।
अब डेथ ऑफ गॉड, फॉल ऑफ ऑल मॉरल, क्योंकि गॉड खत्म है तो मॉरलिटी बनाने वाला कौन है? वेस्टर्न कल्चर में अब्राहमिक रिलीजन्स का सबसे ज़्यादा बोलबाला। अब अब्राहमिक रिलीजन्स नहीं है तो तुम्हारा मॉरल सिस्टम इज जेपरडाइज। जेपरडाइज मतलब पूरी तरीके से फंस गया, रुक गया, ख़त्म हो गया। अब अल्टीमेट रूल फॉर्मुलेटर फॉर एन इंडिविजुअल इज द मॉरल्स। मॉरल्स अल्टीमेट रूल फॉर्मुलेशन है कि किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी बिताएगा। उसके बिना कोई भी धार्मिक इंसान सोच नहीं सकता कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इस ज़िंदगी में, पहली चीज़। दूसरा है, चूंकि मॉरल्स गिरे तो नेक्स्ट आपका ख़त्म हुआ रिलीजन, क्योंकि मॉरल से सीधा आता है रिलीजन। क्योंकि मोरालिटी एक बंदा फॉलो करेगा, उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक स्कूल ऑफ थॉट बनेगा। स्कूल ऑफ थॉट दूसरों पे इम्पोज होगा, एक रिलीजन बन जाएगा, एक वे ऑफ लिविंग बन जाएगा। तो रिलीजन, फॉल ऑफ मॉरल्स जेपरडाइज द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज रिलीजन। एक स्ट्रक्चर जो मॉरल्स का होता है, ऐसे फॉलो होगा, ये वैसे फॉलो होगा, ये ऊपर है, ये नीचे है, आगे है, पीछे है, वो रिलीजन बनाते हैं। रिलीजन खत्म, रिलीजन गया। तीसरी चीज़, रिलीजन और मॉरल्स गए तो भाई सेंटिमेंट्स खत्म हो रहे हैं ना। पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म है, डिस्ट्रॉयड है। तुम समझ लो उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स किस बेसिस पे काम करता है? एब्सेंस स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉल ऑफ रिलीजन मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिक्स इन सेंटिमेंटल वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल फॉल्स शॉर्ट। तुम्हारा मॉरल्स और रिलीजन खत्म हो गए तो तुम्हारी सेंटिमेंटल वैल्यू इज डिस्ट्रॉयड, खत्म है पूरी तरीके से। कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं है अब तुम्हारा। सेंटिमेंट्स मतलब भावना, किसी चीज़ के पीछे के इमोशंस, भावना खत्म है। तो पॉलिटिक्स इस बेसिस पे काम करेगा। भारत प्राइम एग्जांपल, पॉलिटिक्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे काम करता है। अच्छा लगे बुरा लगे ये सच्चाई है, बहुत बहुत कंट्रीज में रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे काम करता है। तुम्हारे मॉरल्स टूटे, रिलीजन टूटा, तुम्हारा तीसरे नंबर पे टूटा पॉलिटिक्स। अब तुम्हारा पॉलिटिक्स खत्म हुआ, मॉरल्स खत्म, रिलीजन खत्म, पॉलिटिक्स खत्म। तुम्हारा चौथा है सोशल। सोशल चीज़, सोशल तुम्हारी एडहेरेंस खत्म हो गया। एडहेर मतलब चिपक के रहना, स्टिक टू वन थिंग। ऑल ऑफ द अबव कंबाइंड गिव्स नो सेंस टू एडहेर टू अ सोशल स्ट्रक्चर सिंस अ सेंस ऑफ मेहम। बताता हूँ सबका मतलब। ये जब तीनों चीज़ें, ये तीन चीज़ें मिला के ख़त्म होती हैं तो चौथा अपने आप ख़त्म हो जाता है। भाई कोई सोशल, तुम्हारी कोई सोशल रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ऑब्लिगेशन ही नहीं है तुम्हारी कोई, तुम समझ लो कि ओबीडियंस ही नहीं है भाई। तब तुम्हारे मॉरल्स ख़त्म, धर्म ख़त्म, पॉलिटिक्स ख़त्म, तो तुम अपने को कैसे सोशल क्लास में बिलोंग करवाओगे? तुम समझ लो, अगर भारत का एग्जाम्पल लें आज से बहुत हज़ार साल पहले, शूद्र, क्षत्रिय, ठीक है, तुम्हारे ब्राह्मण, ये लोग हुए। अब अगर रिलीजन खत्म हो गया, मॉरल्स खत्म हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो गया, रिलीजन मॉरल खत्म हो गया, तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि कौन छोटा कौन बड़ा। अब पॉलिटिक्स खत्म हो गई तो उनको गवर्न करने वाला, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन देने वाला कि एक शूद्र शूद्र है, जो उस टाइम पे होता था, उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने वाला कोई रहा नहीं, तो सब बराबर हो गए। बराबर सुनने में बड़ा आसान लगता है कि सब, ये सब खत्म हुआ तो सब बराबर हो जाएगा, एक सेंस ऑफ यूटोपिया आएगा, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी आ जाएगी जहाँ पे लॉज अच्छे, इगैलिटेरियन, इसका तुम खुद जाके देखना, इगैलिटेरियन स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, इगैलिटेरियन जहाँ सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर चल रहा है, वेमेन मेन इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टाइप कुछ है, ज़्यादा इस पर विस्तार नहीं, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है। और यूटोपियन सोसाइटी आ जाएगी। यूटोपिया मतलब परफेक्ट स्टेट ऑफ ब्लिस, हैप्पीनेस इन अ सोसाइटी। तुम समझ रहे हो, बहुत आसान हो जाएगा ये चारों। लेकिन फ्रेडरिक नीचा ये कह रहे थे, जैसे ही ये तीनों चारों चीज़ें गिरेंगी, तीन चीज़ें गिरेंगी, ये तीन चीज़ें इसकी वजह से, ये तीन चीज़ों की वजह से ये चौथी चीज़ सोशल गिरेगी, देर विल बी अ सेंस ऑफ मेहम। मेहम मतलब हाहाकार, केओस, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, दुनिया फट रही है भाई, दिमाग फट रहा है, सब कुछ फट रहा है। तो ये था नाहिलिज्म का मीनिंग फ्रेडरिक नीचे की। एक मेहम क्रिएट होगा, एक मेहम, बहुत गंदा वाला। इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? मेहम होगा, एक स्टेट ऑफ पैसिव नाहिलिज्म आएगा, विच इज़ अ वेरी डार्क मास साइकोलॉजिकल स्टेट। पैसिव नाहिलिज्म और एक्टिव नाहिलिज्म में डिफरेंस होता है। एक्टिव मतलब तुम समझते हो नाहिलिज्म है, ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम, ये नाहिलिज्म है, ये नाहिलिज्म है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा पैसिव, जो है पीछे जाना। तुम नाइलिज्म को एक्सेप्ट करते हो, पीछे जाता रहे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं ख़त्म हूँ, अब तो दुनिया बेकार है। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। ऊबरमेंच वर्सेस ओवरमैन, लास्ट मैन वर्सेस ओवरमैन वाला फ्रेडरिक नीचे का लेक्चर है, वो जाके देखो, ठीक है। पीछे चले जाता है। और एक्टिव नाइलिज्म, उसको एक्सेप्ट करके, उसमें मीनिंग देके,
उसको फॉलो करते हैं। इन द सेंस नाहिलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं और उसके आगे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये फ़र्क हो गया। अब क्या होगा, एक नाइलिस्टिक स्टेट जब आ जाएगा जो कि पैसिव है, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो वाली चीज़, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, ख़त्म सब कुछ, ऐसा लग रहा है अब करना ही क्या है, कि तुम्हारे लिए एक स्टेप दूर है सुसाइड या अपनी जान लेना, ठीक है, या कुछ ना करना एट द एंड ऑफ द डे, जो कि एक बहुत डार्क साइकोलॉजिकल स्टेट है। तो ये फ्रेडरिक नीचे ने वेस्टर्न सोसाइटी के लिए प्रेडिक्ट किया था कि ये होगा। तभी फ्रेडरिक नीचे को साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है, फिनोमेनोलॉजी में पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इसी रीज़न से। फिनोमेनोलॉजी एज इन अ वेरी कॉन्क्रीट वे नहीं दिया था नीचा ने, हाइडेगर का है वो काम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिलेट करवाते हैं। अब जो पैसिव तुम्हारा नाहिलिज्म है, दैट नीडेड टू बी कन्वर्टेड इन एन एक्टिव नाहिलिस्टिक स्टेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड विच इंक्लूडेड बीइंग अ मॉरल लेजिस्लेटर। अब जो हम लोग बात कर रहे थे फ्रेडरिक नीचा, जो बिलीफ सिस्टम ब्रेक होता है तुम्हारा नाहिलिज्म में, तो वो बिलीफ सिस्टम फ्रेडरिक नीचा का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इन एस्पेक्ट्स में। फ्रेडरिक नीचा ये कह रहे थे कि चूंकि ये चीज़ें ख़त्म होगी तो देर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ, क्योंकि लोगों के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ ही ये है। ये वेस्टर्न सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में ये बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे देर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ बिना ये चीज़ें समझे। पहले 3 चीज़ें समझो, 4 चीज़ें समझो, फ्रेडरिक नीचा के दिमाग से सोचो, ये 3-4 चीज़ें समझो, तब जाके कहो कि एक नाइलिस्टिक स्टेट है, क्योंकि डेथ ऑफ गॉड हैज़ क्रिएटेड द पर्सन, मतलब समझ लो द प्रीडिकेमेंट ऑफ द डेथ ऑफ गॉड, द प्रॉफिट हु समझ लो, तुम कह लो कि जिसने बोला, ही इज कंसिडर्ड, फ्रेडरिक नीचे इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉफिट हु प्रिडिक्टेड द डेथ ऑफ गॉड। जब ये 3 चीज़ें, डेथ ऑफ गॉड के बाद ये 3 चीज़ें ख़त्म होंगी, सोशल ये सब खत्म होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा नाइलिज्म होता क्या है। समझे यहाँ तक? अब क्या है, मॉरल्स खत्म, वॉइड क्रिएट हो गया, नाइलिज्म से एक वॉइड क्रिएट हो गया। ये एक वॉइड है, ये वॉइड को भरोगे कैसे? गॉड तो है नहीं, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। अब इस वर्ड को भरने के लिए तुम एक मॉरल लेजिस्लेटर बनना होगा। एक मॉरल लेजिस्लेटर क्या होता है? वो होता है जो मोरालिटी रिडिफाइन करता है सोसाइटी में। जैसे इन्होंने कोशिश करी थी तुम्हारी 10 स्पोक ज़रथुस्त्रा में ओबरमेंश के कॉन्सेप्ट से, इटर्नल रेकरेंस के कॉन्सेप्ट से, इन सब चीज़ों से इन्होंने इसको रिवाइज करने की कोशिश करी थी मोरालिटी की। भाई आई एम द मॉरल लेजिस्लेटर। और जो ये विल टू पावर किताब ला रहे थे, इन्होंने कहा था कि इट विल डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इंटू 2 पार्ट्स, मतलब दरार डाल देगी। मतलब ऐसी किताब मैं ला रहा हूँ विल टू पावर, जो कि बाद में उन्होंने नहीं निकाली क्योंकि वो एक सिंगल स्टेटमेंट पे कंडेंस हो रही थी। वापस से पहले लेक्चर्स में जाओ, वहाँ बात करी भी है इसके ऊपर। तो एक मॉरल लेजिस्लेटर बनना भैया भाई को बहुत ज़रूरी है। एक मॉरल लेजिस्लेटर तुम बनोगे, यू विल हैव द कमांड ओवर द मासेस। एंड हाउ विल यू हैव द कमांड ओवर दीज मासेस? मासेस मतलब पहले इंडिविजुअल खुद पे कमांड लाएगा, पहले खुद पे कमांड लो। क्राउड कंट्रोल मत करो। रिलीजन क्या करता है? तुमको भेड़ बना देता है। भेड़ बन के तुम भीड़ में चलते हो। भेड़ नहीं बनना तुम्हें, पहले खुद को समझो, शेर बनो, लायन बनो, फिर आगे के बारे में बात करो। ये थे इसके कॉन्सिक्वेंस। अब इन्होंने कहा, जो कि लोग कहते थे, लोग जानना चाहते हैं कि फ्रेडरिक नीचे वॉज अ नाइलिस्ट। कैसे वो नाइलिस्टिक ना होते हुए तुम उनको एग्जिस्टेंशियल नाइलिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिस्ट शब्द दो, अलग अलग विभिन्न प्रकार के शब्दों का नाम दो। कैसे, व्हाट आर द वेज टू काउंटर नाइलिज्म? क्या क्या उन्होंने कहा? पहला तो था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी। जब जर्मनी बहुत भागों में डिवाइड हो रहा था, बार बार मैं कह चुका हूँ, जनता की फ़िलॉसफी वाला अगर वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं एक मोची जूते बनाने वाले को ये कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा था, क्या रिएक्शन उनका लेना चाह रहा था इन कॉन्सेप्ट पे रहता है, ठीक है, जो कि बहुत वियर्ड है, लेकिन मज़ा आता है मेरे को रिएक्शन देखने में लोगों का। मैंने बात करी है, वो वीडियो नीचे बनाया हुआ है, जाके देखो। जर्मनी भागों में डिवाइड हो रहा था, तो फ्रेडरिक नीचा ने देखा कि सब लोग भाई लास्ट मैन बने हुए। लास्ट मैन कौन? जो एक पैसिव नाइलिस्टिक स्टेट में है, जिसने सबको छोड़ दिया। अरे हो रहा है डिवाइड, हम तो भाई क्या करेंगे, लड़के क्या करेंगे, हथियार उठा के क्या करेंगे अपने देश को बचाने के लिए? हम तो भैया क्लर्क ही बनेंगे, हम तो भैया हम चपड़ासी बनेंगे, हमारी कोई औकात और वैल्यू तो है नहीं। तो फ्रेडरिक नीचा ने कहा, देखो भैया ऐसा है, मैंने तुम्हारे गॉड को मार दिया, ठीक है, अब तुम ये नहीं कह सकते भगवान भरोसे भगवान करवाएगा। अब कौन लेगा अपनी जिम्मेवारी? तो लोगों ने कहा हम लेंगे, अब तो हम ही को लेना पड़ेगा। और ऐसे ही एक जो थे
उनसे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वो थे, सबसे फेमस जो कैरेक्टर हैं वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, द आयरन मैन ऑफ जर्मनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, पता होगा बहुत लोगों को, हिस्ट्री जिन्होंने 9वीं 10वीं 11वीं में शायद पढ़ी होगी। वो दिया इन्होंने कि भाई पैसिव नाइलिस्टिक स्टेट्स को कैसे तुम बाहर आ सकते हो। दूसरा दिया इटर्नल रिकरेंस का कॉन्सेप्ट, डीमन वाला। इटर्नल रिकरेंस पे 2 लेक्चर हैं, जाके देखो इटर्नल रिकरेंस क्या था। और दिया ऊबरमेंश का कॉन्सेप्ट कि ओवरमैन, लास्ट मैन का उल्टा इज अ ओवरमैन। जो लास्ट, जो जितने भी ये नेशनलिस्ट है जर्मनी के, वो जब बाहर आएंगे उस लास्ट मैन के कॉन्सेप्ट से, वो ओवरमैन बन जाएंगे। और इतना कि तुम समझ लो, जो पैकेज बनता था सोल्जर्स का जब वो जंग पे जा रहे होते थे, तो सोल्जर्स को पैकेज मिलता था वहाँ पे। रेडी टू ईट किट्स होती थी, वेपन्स होते थे, जिनका बैग मिलता था, स्लीपिंग बैग्स होते थे। उसमें फ्रेडरिक नीचा की किताब रहती थी, रहती ही रहती थी, क्योंकि फ्रेडरिक नीचा इतना उनको क्रांतिकारी, इतना रेडिकल उन्होंने मूवमेंट क्रिएट किया था, जिसको तुम्हारे हिटलर जैसे लोगों ने बहुत मिस इंटरप्रेट किया। लेकिन हाँ, जो बात है, जो सच्चाई है फिलॉसफी की, हम जैसे लोग, और भी बहुत लोग हैं जो बताते हैं उनकी सच्चाई, हम जैसे लोग जो इनकी सच्चाई लाते हैं कि क्या थी सच्चाई, फिलॉसफी कितनी इंटरेस्टिंग थी, लाइफ चेंजिंग थी, और कैसे फ्रेडरिक नीचे जैसे फिलोसफर्स ने रिस्क उठा के एक बेंचमार्क क्रिएट किया कि हाँ, इस तरीके की राइटिंग भी लिखी जा सकती है। कि उस टाइम पे गॉड इज़ डेड कहना कितनी बड़ी बात थी, कि आज हम अपनी राइटिंग दे रहे हैं, तो उसका समझ लो एक तरीके से वी आर इन डेथ ऑफ दैट पर्सन। पीपल लाइक अस, नॉट फिलोसफर, मैं ही नहीं कह रहा मैं फिलोसफर हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, बट पीपल हु राइट थिंग्स। क्योंकि मेरी राइटिंग भी थोड़ी डार्क है, अगर देखी होगी किसी ने तो समझ गए उस हिसाब से। तो ये लेक्चर इतना ही था, होपफुली समझ आया होगा, ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। नींद से हम उठे हैं, ज़्यादा जोश था नहीं आज, बट स्टिल हमने कोशिश करी। इस कोशिश के लिए अंगूठा नीचे छोड़ते हुए जाए अपना, ठीक है। अंगूठा छाप नहीं बन जाएंगे आप तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, एक अंगूठा दबाते हुए जाए। कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा, और मैं ऐसे सवालों पे वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ, तो कमेंट्स में सवाल डालो कि और ऐसे क्या इंटरेस्टिंग सवाल जो लोगों को और भी जनता देखें। ऐसे सवाल मत डालना जैसे कि हो गया वॉज एल्बर्ट कामू नाहिलिस्ट, जो लोग देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ मत डाल देना जो तुम्हारे लिए ही ओरिएंटेड हो। जनरल सवाल मेरे को दो, मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, तब तक आप भी कटिए, हम भी कटते हैं, आप भी काम पे लगिए, हम भी काम पे लगे। चलो भैया, शुक्रिया, कट लो आप।